हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रंगायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तब से हमारे चैनल, आपका चैनल, इसका एनालिसिस लेके आ रहा है। ठीक है ना, बच्चों के फीडबैक लेके आ रहा है कि प्रश्न कहाँ से और क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे फीडबैक प्राप्त हुए, उनके काफ़ी अच्छा पेपर हुआ। हमारे यहाँ जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं उनके भी पेपर बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम एसएससी एमटीएस एनालिसिस के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, यानी कि अब काफ़ी कम दिन ही आप लोग के पेपर बचे हुए हैं। तो आशा करते हैं कि जिन बच्चों का पेपर बचा होगा वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि अब प्रश्न, यानी कि लास्ट डे में प्रश्न कहाँ से पूछ रखा है। और शिफ्ट 2 में जो बच्चे पेपर दे के आए हैं 22 जुलाई को, वो अपने आंसरों का मिलान कर लें। दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आरआरसी ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर आने वाला है। तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म भरे होंगे, आरआरसी ग्रुप डी का पेपर उनका होगा, वो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर फुल रिवीजन कराया जाएगा। करंट अफेयर्स पूरा 6 महीने 1 साल का पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर तरीके से टेस्ट पेपर यहाँ पर कराए जाएंगे जो कि लाइव होगा। तो बच्चों, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कि यानी कि शिफ्ट 2 में प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ऐसा प्रश्न हमारे जो बच्चे बताते हैं, जो भी क्वेश्चन उनको याद रहता है उसके बेस पे होता है। तो यह अनुमानित प्रश्न होता है। आप लोग इसको देख लें कि प्रश्न कैसे पूछ रखे हैं, दायरा पता चल जाए। पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है। दोस्तों, बच्चों ने राष्ट्रगान के बारे में बता रहे थे कि राष्ट्रगान से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। तो राष्ट्रगान जो है वह भारत का क्या है, जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950, यह डेट इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार जो है, ठीक है ना, भारत सरकार या फिर संविधान सभा जो थी भारत सरकार, वह कब जनगण मन को राष्ट्रगान के लिए क्या की, अडॉप्ट की, यानी कि सम्मिलित की। वह तिथि कौन सी थी, 24 जनवरी 1950 थी। और दोस्तों, राष्ट्रगान गाने का जो समय निर्धारित किया गया है वह समय क्या है, वह समय है 52 सेकेंड। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बनता है कि राष्ट्रगान को गाने का, यानी कि राष्ट्रगान बोलने का जो समय है वह 52 सेकंड होना चाहिए। और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में इसको अंगीकृत कर लिया गया, शामिल कर लिया गया राष्ट्रगान के लिए। ठीक है ना, रचयिता इसके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। यह मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, क्योंकि गुरुदेव के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि वह बंगाल से थे। उनकी पंक्ति है, बंगाल लगा हल्ला करने, कंगाल नहीं मैं रत्नों का, अपने हित में संजोए हूँ, अरमान न जाने कितनों का। ठीक है ना, तो बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी को क्या कहते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे ग्राम समाज एवं विकास का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी को बताया गया है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा होगा उसका वही आंसर होगा। एक तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, और एक ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो ऑप्शन में जो रहा होगा वही आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए कि आपके पास 2 एकड़ खेत है। कितना खेत है, आपके पास 2 एकड़ खेत है, और आपके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है ना, 2 एकड़ आपके घर में खेत है और सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। और 2 एकड़ भूमि पर पर्याप्त खेती करने के लिए 2 ही व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसमें 5 लोग इन्वॉल्व हैं क्योंकि औरों के पास और कोई काम नहीं है। तो उस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं कि आवश्यकता कम की थी लेकिन ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और कृषि में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि कार्य करते हैं, सामान्यतः ऐसी बेरोजगारी गाँव में जो लोग कृषक होते हैं उनके यहाँ पाई जाती है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कृषि में होती है, जहाँ कृषक के पारिवारिक सदस्य भूमि पर कार्य करने में संलग्न तो होते हैं किंतु दिए हुए उत्पादन के स्तर में कोई योगदान नहीं देते हैं। ठीक है ना, अर्थात कि काम कितना था, 2 एकड़ में यदि आप गेहूं का उत्पादन करें तो कितना कर लेंगे, मैक्सिमम 25 क्विंटल कर लेंगे, 20 क्विंटल कर लेंगे, चाहे उसमें 10 लोग काम करें, चाहे उसमें 3 लोग काम करें। ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके उत्पादन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात कि 3 लोग फालतू में ही लगे हुए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों, यदि आपसे मौसमी बेरोजगारी की बात करें
तो जैसे कि सपोज करिए कि अभी रबी की फसल आने वाली है, तो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई हो गई, फिर इसके बाद मार्च अप्रैल में कटाई होगी, तो 3-4 महीने का गैप मिल गया। उनके 3-4 महीने में कोई विशेष कार्य नहीं होता, 1-2 बार पानी भरना होता है, 1-2 बार खाद डालना होता है। तो उस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, कि जब मौसम आया तभी काम हुआ, उसके बाद क्या है, वो खाली ही बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः गांव में पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो बाबर ने जो दोस्तों प्रमुखतः 3 युद्ध भारत में लड़े थे। जब वो अफगानिस्तान से भारत आया तो सबसे पहले उन्होंने पानीपत में युद्ध लड़ा, फिर उसने खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसने चंदेरी का भी युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। तो आपसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध पूछ चुका है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। अब दोस्तों आपसे खानवा का युद्ध पूछा है, तो खानवा का जो युद्ध था वह 16 मार्च 1527 में हुआ था, जो कि आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में हुआ था। बाबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों ने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो राणा सांगा ने ही इसको बाबर को इनवाइट किया था भारत में कि मोहम्मद गौरी को वो डिफीट करे, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को वो डिफीट करे, और इसलिए राणा सांगा ने इसको आमंत्रित किया था। लेकिन जब राणा सांगा ने यह देखा कि बाबर तो अब यहीं पर कब्जा कर लिया, यानी कि उसका जो उद्देश्य है भारत में ही रहने का उद्देश्य है, तो राणा सांगा फिर बाबर को यहाँ से भारत से भगाने के लिए खानवा का युद्ध लड़े। लेकिन राणा सांगा की इसमें डिफीट हुई, हार हुई, और बाबर खानवा का युद्ध भी जीत गया, ठीक है ना। तो 1526 1527 दोस्तों 1528 में, ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर लड़ा था, और वह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। तो 1526 1527 और 1528 तीनों युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों यह पॉलिटी से प्रश्न आया हुआ है कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। वाक और अभिव्यक्ति, ठीक है ना, बोलने की और उसको प्रकट करने की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों बोलने की जो आज़ादी है आर्टिकल 19A, यानी कि भारतीय संविधान भाग 3 में यदि हम बात करें तो 1 से लेके 4 तक जो भाग है उसमें क्या है, राज्य और संघ की बात है। फिर 5 से लेके 11 तक उसमें नागरिकता का प्रावधान है। फिर भाग 3 में जो दोस्तों 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 एक पार्ट है, और उसका भाग 19A और A यानी कि 19 को भी सब कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। तो आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी संविधान में वर्णित है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करते हैं हाल ही में किस भारतीय मूल की सिंगर को ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो दोस्तों इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह दोस्तों विश्व स्तर का पुरस्कार होता है। गीत संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को यह पुरस्कार मिलता है। और दोस्तों इनके पुरस्कार पाने पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इनको बधाई दिया था, ठीक है ना। तो फाल्गुनी शाह जो हैं वह अभी हाल ही में सन 2022 में ग्रैमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा राज्य का कौन सा लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों बच्चे बता रहे थे कि उड़ीसा से एक नृत्य का प्रश्न पूछा हुआ है, तो उस आधार पर हमने जो प्रश्न बनाया है, क्योंकि घमूरा नृत्य, ठीक है ना, और एक उड़ीसा नृत्य भी एक होता है, लेकिन जो उड़ीसा का एक लोकप्रिय डांस है वो क्या है, घूमिरा नृत्य है। तो ऐसे जो हैं राज्यों के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनसे प्रश्न सामान्यतः पूछा ही जा रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि प्रश्नों का क्षेत्र देख के आप लोग को स्ट्रेटजी बनाने में और आंसर मिलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।